चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। 6 क्वेश्चन हो गए हैं पूरे। इसमें क्या है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो हमें वो दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। दिया गया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। मान लिया हमने पहली संख्या बराबर हमारी कितनी है, x है। मान लिया पहली संख्या बराबर है x और दूसरी संख्या बराबर क्या है हमारी, y। ठीक है, दोनों संख्याएं हमने मान ली। अब कहा गया है कि दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो 26 है। तो प्रश्न से दोनों संख्याओं का अंतर मतलब कि घटा कितना है, 26 है। और एक और कंडीशन दी गई है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, दोनों संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी दी गई है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक संख्या जो है वो क्या है, 3 गुनी है। एक संख्या बराबर 3 गुनी दूसरी संख्या के। ठीक है, तो एक संख्या पहली वाली क्या है x और 3 गुणे y हो गया। तो x बराबर हमारा कितना आ गया, 3y। तो x की वैल्यू हमारी 3y आ गई और एक कंडीशन हमारे पास ये बनी। दो कंडीशन मतलब कि दो समीकरणें हमारे पास बन चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, x बराबर 3y है ना, तो अपनी समीकरण 1 में x के बदले 3y रख लेंगे और अपने क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। तो समीकरण हमारी पहली वाली क्या थी, x माइनस वाई इजिकल टू 26 और x का मान कितना था, 3y। तो यहाँ पर 3y रख लेते हैं। 3y माइनस के y इजिकल टू 26 कितना बचा यहाँ पर, 2y इजिकल टू 26 और y बराबर 26/2। जब डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 13। तो y बराबर हमारा कितना आ गया, 13। y बराबर 13 आ गया है। अब हमें x की भी तो वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 समीकरण 2 हमारी क्या थी, x बराबर 3y थी। तो x बराबर 3y की मल्टीप्लाई मतलब y का मान 13 है, रख देंगे यहाँ पर। कितना हो जाएगा, 39। तो x की वैल्यू भी हमारी आ गई और y की वैल्यू भी हमारी आ गई। तो अब हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, पहली संख्या को हमने क्या माना था, पहली संख्या को हमने x माना था। x बराबर कितना आ गया, 39। और दूसरी संख्या को हमने क्या माना था, दूसरी संख्या को हमने y माना था। तो y बराबर हमारा कितना आ गया, 13। तो ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया, ये आंसर इसका। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है कि दो समपूरक कोणों में से जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। उन्हें हमें ज्ञात करना है कि वो दोनों कोण कौन कौन से हैं। दो समपूरक कोण कौन से होंगे, जिन दो कोण का योग 180 डिग्री होता है वो दोनों कोण क्या होंगे, समपूरक कोण होते हैं। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं कि माना बड़ा कोण जो हमारा x है और छोटा कोण है y है। तो माना, क्योंकि बड़ा और छोटा क्यों मानेंगे, क्योंकि इसने पहले से कहा है कि जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 अधिक है। ठीक है, तो हम क्या कर लिया, माना जो बड़ा कोण हमारा है वो x है बराबर x और छोटा कोण कितना मान लिया, उसको हमने मान लिया y। छोटा कोण बराबर हमारा हो गया y। ठीक है, दोनों हमने मान लिए। अब इसने क्या कहा है कि जो दो समपूरक कोण होते हैं ना, उन दोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि हम जानते हैं क्या कि जो समपूरक कोण है तो इनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। फिर दूसरा क्या कहा है कि जो बड़ा कोण है, बड़ा कोण कौन, x, ये जो y से 18 डिग्री ये ज़्यादा है। तो अगर हम यहाँ इक्वल लगाना चाहते हैं तो कैसे लगाएंगे, ये तो 18 ज़्यादा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 18 जोड़ना पड़ेगा, तब ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे, ये। ठीक है, ये हमारी समीकरण नंबर 2 है। समीकरण 2 से हमें जो मान मिला है ये वाला, इसे हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, जैसे ही हम x का मान समीकरण 1 में रखेंगे हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमारा क्या था, y
प्लस 18, क्योंकि x के बदले रखा है और x के बदले हमने क्या रख दिया, ये y प्लस 18, फिर ये y ऐसे के ऐसा ही रहेगा और बराबर 180। कितना हो गया जोड़कर, 2y बराबर 180 माइनस के 18, इस 18 को इधर भेज के 180 में से घटा देंगे, ठीक है। तो कितना बचेगा यहाँ पर हमारा 162, 2y बराबर 162 और y बराबर कितना हो जाएगा 162/2, तो कितना आ गया घटा के, 2 8 16 और 2 एकम 2 81, तो मतलब कि एक कोण तो हमारा आ गया 81, ठीक है। अब चलिए फिर से समीकरण 2 में ये जो y का मान है इसे हम समीकरण नंबर 2 में रख देंगे तो हमारा x का मान निकल जाएगा। समीकरण 2 से क्या करेंगे, y का मान रख देंगे, x बराबर 81 और प्लस 18, तो कितना हो गया 8 और 1 9 और 1 और 8 9, तो x बराबर हमारा कितना हो गया 99। तो एक कोण हो गया हमारा 99 और एक कोण हमारा कितना हो गया 81, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, सॉल्व हो गया। जो हमारा बड़ा कोण था वो 99 है और जो छोटा कोण है वो 81 डिग्री है, ठीक है। डिग्री में लिख लीजिए, इसको आप लिख लीजिएगा कि जो बड़ा कोण x बराबर 99 डिग्री और छोटा कोण y बराबर 81 डिग्री। ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें लिखा है कि p के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है। दोनों समीकरणें दी गई हैं और हमें दिखाना है कि अद्वितीय हल, अद्वितीय हल मतलब कि केवल इसका एक ही सॉल्यूशन हो, और कौन सा वो मान है जिसके लिए इसका एक ही सॉल्यूशन होगा, मतलब कि a1/a2। एक हल कब होता है, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 के होता है तब। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं, 4x + py + 8 = 0। 9 नंबर 4x + py और प्लस के 8 = 0। दूसरी इक्वेशन क्या है हमारी, 2x + 2y और +2 = 0। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसकी तुलना करेंगे, ठीक है। केवल एक हल तब होगा जब ये दोनों लाइनें क्या करेंगी, अपने आप को ऐसे इंटरसेक्ट करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। और इसकी कंडीशन क्या होती है कि a1/a2 जो है वो नॉट इक्वल टू आ जाए b1/b2 के, ठीक है, तभी इसका अद्वितीय हल होगा। तो हम क्या करते हैं, a1x + b1y + c1 बराबर 0, a2x + b2y और +c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, से तुलना करेंगे। उसके बाद हम ये वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे। इसमें से तुलना करने पर क्या देखते हैं कि a1 बराबर हमारा कितना आ गया 4 और a2 बराबर आ गया 2, फिर b1 बराबर कितना आ गया p और b2 बराबर हमारा कितना आ गया 2, ठीक है। ये है, इससे आगे की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि उसने पहले कह दिया है कि अद्वितीय हल है, तो मतलब कि हमें खाली ये कंडीशन अप्लाई करनी है। तो हम क्या करेंगे, अब a1/a2 की वैल्यू, a1/a2 और उसके बाद क्या है, a1/a2 की वैल्यू हमारी 4/2, ठीक है। b1/b2 की वैल्यू कितनी है हमारी, p/2, ठीक है। ये दोनों हमारी वैल्यू आ गई। अब हमें इसे काट के सॉल्व नहीं करना है क्योंकि हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें p की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। दूसरी p की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। तो p की वैल्यू क्या नहीं रखेंगे यहाँ पे, वो निकालनी है। तो अगर p की वैल्यू यहाँ पे 4 हो जाए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन अप्लाई नहीं हो पाएगी कि अद्वितीय हल है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमारा p है, मतलब कि इन दोनों को a1/a2 नॉट इक्वल टू होगा b1/b2 के, ठीक है, जब ये कंडीशन रहेगी तब। और a1/a2 मतलब कि 4/2 नॉट इक्वल टू होगा p/2 के, ठीक है। अगर ये कंडीशन है, समझो 2 तो 2 के इक्वल ही है, तो p क्या नहीं होना चाहिए, p नॉट इक्वल टू होना चाहिए 4 के। अगर p 4 के जो इक्वल नहीं होगा तो जो है इस समीकरण का अद्वितीय हल होगा, ठीक है। अगर p 4 आ गया तो इस समीकरण का अद्वितीय हल नहीं होगा। तो क्या नहीं होना चाहिए, p नॉट इक्वल टू 4 होना चाहिए, तब इस समीकरण का अद्वितीय हल होगा। तो p का कौन सा मान है वो जिसके लिए अद्वितीय हल होगा, बस 4 नहीं हो, उसके बाद देखा जाए क्या है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका अगला पढ़ते हैं। इसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप भी कुछ क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से लिए गए हैं, तो इसीलिए अगर आप लोग जो ये सीरीज है मेरी इसमें से पढ़ेंगे
तो आपको कहीं और से या किसी और बुक से रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि समीकरण x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 माइनस के 3x माइनस के 6y प्लस के 1 इक्वल टू 0 के युग्म क्या है। एक अद्वितीय हल है, के दो हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, या फिर कोई हल नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसे सॉल्व करना होगा, क्योंकि सॉल्व करेंगे तभी तो इसको हल बता पाएंगे कि इसके कितने सॉल्यूशन हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, और दूसरी हमारी इक्वेशन है 3x माइनस के 6y और प्लस के 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये दोनों हमारी क्या हो गई, ये हमारी दो समीकरणें दी हैं। अब हमें इनके लिए ही अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वही कि सबसे पहले हम करेंगे a1x प्लस b1y, इस तरीके से इससे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं सबसे पहले कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर इतने क्वेश्चन इसमें हो जाएंगे फ्रेंड्स कि आप लोगों को कहीं और से रिवीजन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारे क्वेश्चन सोल्ड पेपर एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पलर है उससे और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं उनसे भी लिए गए हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि a1 बराबर हमारा 1 है और a2 बराबर हमारा माइनस के 3 है, b1 बराबर हमारा 2 है और b2 बराबर हमारा माइनस के 6 है, c1 बराबर 5 है और c2 बराबर 1 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं कि कौन किसके इक्वल है किसके नहीं। a1 बटे a2 निकालते हैं। a1 बटे a2 कितना आया, 1 अपॉन माइनस के 3, कट नहीं सकता है। अब चलिए b1 बटे b2 निकालते हैं, कितना आया 2 अपॉन 6, काट लें, 2 ही कम 2 और 2 3 6, 1 अपॉन माइनस के 3, दोनों अभी तक इक्वल आ चुके हैं। तो हम c1 बटे c2 की वैल्यू भी देखेंगे अपनी, c1 बटे c2 5 अपॉन 1, ये इनके इक्वल नहीं है। तो क्या आया है हमारा, a1 बटे a2 इक्वल है b1 बटे b2 के, पर नॉट इक्वल है c1 बटे c2 के। अगर ये कंडीशन होती है हमारी, तो हमारा क्या होगा कि समीकरण का कोई हल नहीं है। समीकरण का कोई हल क्यों नहीं है, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको जो बताया था क्वेश्चन, उसमें क्या बताया था कि इसके लिए जो है लाइन समानांतर बनेंगे, से पैरेलल। ठीक है, तो इनके क्या हो जाएंगे, कोई हल नहीं होगा समीकरण का। तो इसमें जो ऑप्शन इसका है डी वाला, ये वाला करेक्ट हो जाएगा कि जो समीकरण है उसका कोई हल नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 भी ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन था। अब चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर लेते हैं इससे अगला 11 डाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या करना है, ये देखिए, के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और 6x माइनस के वाई इज इक्वल टू माइनस के 16 संपाती रेखाएं निरूपित करते हैं। ठीक है, संपाती बताना है हमें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपनी इक्वेशंस लिख लेते हैं। हमारी इक्वेशन क्या है, 3x माइनस के वाई प्लस के 8 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है 6x माइनस के वाई इजिकल टू माइनस के 16, इसे थोड़ा इधर ले आएंगे, 6x माइनस के वाई और प्लस के 16 इक्वल टू 0। फिर वैसे ही आप लोग लिख लीजिएगा कि a1x प्लस b1y, ये वाला की समीकरण से तुलना करने पर हम लोग इसको क्या करेंगे, सीधे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये वाला आप लोग खुद लिख लीजिएगा कि a1x b1y वाला। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। संपाती रेखा के लिए a1 की वैल्यू लिख लेते हैं। a1 बराबर हमारा कितना है 3, a2 बराबर है हमारा 6, b1 बराबर हमारा माइनस के 1 और b2 इजिकल टू माइनस के और c1 बराबर हमारा कितना है, c1 है 8 और c2 बराबर है 16। अब लिख लेते हैं a1 बटे a2 की वैल्यू हमारी कितनी आएगी। a1 बटे a2 मतलब कि 3/6, कितना आ गया 1/2, 3 कम 3 3 दूनी 6, और b1 बटे b2 मतलब कि माइनस के 1 अपॉन माइनस के कट गया, तो क्या बचा 1 अपॉन के, ये बच गया हमारा। ठीक है, उसके बाद हम क्या लेंगे, c1 बटे c2 हमारा, c1 बटे c2 हमारा कितना है, c1 बटे c2 बराबर हमारा कितना है
8/16, 8×8 = 8×2 = 16, ये हमारा कितना आ गया 1/2। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि संपाती रेखाएं निरूपित करता है, ठीक है। रेखा संपाती रेखा के लिए करना है, तो संपाती रेखा के लिए हमें क्या करना है कि A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2, ठीक है। तो A1 लिख लेते हैं, संपाती रेखाएं संपाती हैं, इसीलिए रेखाएं संपाती हैं, अतः क्या होगा हमारा A1/A2 = B1/B2 और = C1/C2, ठीक है। ये हमारी कंडीशन है। तो हम मान रख लेते हैं इसमें A1/A2 1/2, B1/B2 1/k और C1/C2 1/2। कोई भी दो को ले लीजिए इसमें, पर k वाली वैल्यू लेना जरूरी है क्योंकि k का ही तो हमें मान निकालना है। तो हम इन दोनों को ले रहे हैं 1/2 = 1/k, ठीक है। 1/2 = 1/k, तो k की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी k बराबर 2, या ऐसे आप तिरछी गुणा कर लीजिए। तो k बराबर हमारा कितना आ गया 2, k का मान हमारा 2 आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 11 है ये भी हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया।